वो बोल रहा है कंसिडर अ मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट। द एक्चुअल वेट ऑफ द मैन इज mg। इट acts vertically downwards through the center of gravity g of the man। तो थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ द मैन। तो जब भी कभी हम बात करते हैं कि हम किसी लिफ्ट में खड़े हुए हैं, मिला नहीं ना, ठीक है, जब भी कभी हम किसी लिफ्ट में खड़े हुए हैं तो लिफ्ट में क्या होता है कि लिफ्ट में कभी कभी हमको ऐसा लगता है वेटलेसनेस वाली फीलिंग आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा वजन जितना है उतना हमको महसूस नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि लिफ्ट में अगर हम खड़े हैं तो लिफ्ट में हमने एक आदमी को कंसिडर करा या खुद को कंसिडर करा कि हम एक वेइंग मशीन लेकर और हम वेइंग मशीन पर खड़े हुए। तो वेइंग मशीन में जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आउटपुट आता है, वो केजी में आता है, किलोग्राम में आता है। अच्छा, और जब हम अपने वेट की बात करते हैं तो वो जो वेइंग मशीन पर जो हम चेक करते हैं वो एक्चुअल में वेट नहीं होता है, वो मास होता है। वो मास होता है। तो जो वेट निकलेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर। वेट कैसे निकाला जाता है? mg, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, mg। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, कंसिडर अ मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट। The actual weight of the man is mg. It acts vertically downwards through the center of gravity g of the man. Through the center of gravity g of the man, तो हम ये कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? किसी भी इंसान की बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है नेवल, यानी कि जो पेट पर जो नाभि होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हमारी बॉडी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि जब भी कभी मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए एक बुक है, हम उस बुक को एक हाथ पर ऐसे उठाना चाहें, ठीक है, तो मैं बुक को एक कॉर्नर पर से अगर ऐसे करूँगा तो वो बुक इधर से फिसल कर गिर जाएगी, ठीक है, मुझे बीच में से उठाना पड़ता है। तो हम जिस पॉइंट पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाना चाहें और वो बैलेंस हो जाए वहाँ पर, वो ना गिरे, तो उसी को कहेंगे कि उसकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जब भी कभी हम किसी इंसान की बात करते हैं तो इंसान का जो बॉडी है, तो बॉडी का पूरा वेट इट इज़ अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड एट द नेवल, यानी कि नाभि पर कंसनट्रेटेड है। वो जब फाइटिंग होती है तो उसमें पहलवान भी जब किसी को उठाता है ना पकड़ के, तो पैर से या हाथों से नहीं उठाता, वो जब उसको ऐसे लिफ्ट अप करेगा और वो एक हाथ पर अगर उसको उठाना है तो वो पेट पर यानी कि नाभि पर हाथ लगा लेगा, तो वो बैलेंस उसका बना रहेगा, वो गिरेगा नहीं कभी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, द वेइंग मशीन रीड्स द रिएक्शन R विच इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन। सो R इज़ द अपीरेंट वेट ऑफ द मैन। तो R इज़ द अपीरेंट वेट ऑफ द मैन। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 3 डायग्राम बना रखे हैं। जो वेइंग मशीन है वो क्या स्टडी करती है, वो क्या रीड करती है? वेइंग मशीन रीड करती है कि अपीरेंट वेट कितना है मैन का वेट कितना, वो कितना रीड कर रही है। तो वो कैसे पता चलता है कि रिएक्शन कितना आ रहा है? तो वही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाया है कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट है। ये लिफ्ट का बेस हो गया, ठीक है, ग्राउंड मतलब जो फ्लोर होता है लिफ्ट का वो फ्लोर हो गया। अब इस पर फ्लोर पर एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसे, तो ये नेवल हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का। तो यहाँ से जो इसका वेट है mg, वो ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो रिएक्शन है वो ऐसे ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। वेट नीचे एक्ट करेगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब आप इसमें ये देखेंगे कि हमने ना 3 डायग्राम बना रखे हैं। एक में ए लिख रखा है ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैं 3 अलग अलग बना रहा था। एक में लिखा हुआ है ए ऊपर की तरफ, एक में लिखा हुआ है ए नीचे की तरफ, और एक में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 0। फिगर ए में ये है, बी में ये है और सी में ये है। फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी। तो बस इतना अलग अलग लिखा हुआ है, तीनों फिगर बाकी सेम है। अगर आप देखेंगे तो तीनों फिगर सेम है, रिएक्शन भी है और mg भी है। और ये जो पेट पर जो नाभि है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस पॉइंट को हमने बोल दिया कैपिटल G, ठीक है। अब ये जो 3 अलग अलग केसेस हैं, इन तीनों अलग अलग केसेस में हमने कहा कि जो अपीरेंट वेट है, अपीरेंट वेट कैसे पता चलेगा? वेइंग मशीन से पता चलेगा
तो वो जो अपेरेंट वेट है, वो अपेरेंट वेट तीनों केसेस में अलग अलग होगा। एक केस क्या है कि जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जब ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन इज अपवर्ड का मतलब क्या है कि जैसे हम अपनी जो सोसाइटीज़ में हम जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा एहसास नहीं होता कि हमारा कुछ वेट कम हो गया हो या हमारा कुछ वेट ज़्यादा हो गया हो, हमें कुछ ऐसा एहसास होता नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि लिफ्ट एक जैसी स्पीड से ही चलती है, धीरे 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 ऊपर जाती है, एक जैसी वेलोसिटी, एक जैसी स्पीड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं होता उसमें, एक्सेलरेशन इज जीरो, ये वाला केस होता है। ठीक है, तो उसमें जो आपका वेट है आपको वही वेट का एहसास होगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा केस यहाँ पर, पहला केस है एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स मतलब कि चली तो बड़ी धीरे थी लेकिन ऊपर तक पहुँचते पहुँचते इतनी स्पीड बढ़ गई उसकी कि बहुत तेज़ हो गई। ठीक है, तो एक ये केस हो गया। और दूसरा केस क्या है कि एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि जब नीचे आ रही है तब उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में वेट इंसान का किस तरीके से चेंज होगा वो हमको देखना है। तो आप नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए as shown in figure A, the net upward force on the man is तो अब मेरे को ये देखना है कि देखिए दो फोर्सेस तो ये दे रखी है, एक R और एक mg। ठीक है, तो नेट अपवर्ड फोर्स कैसे निकलेगी, नेट अपवर्ड फोर्स ऐसे निकलेगी कि हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हम किसी एक बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं और दूसरी फोर्स दूसरी डायरेक्शन से लगाई जा रही है। मैं एक डब्बा रखा हुआ है बड़ा सा, मैं उसको 10 न्यूटन की फोर्स से पुश करता हूँ। ठीक है, और उधर से कोई उसको 2 न्यूटन या 4 न्यूटन की फोर्स से प्रेस करता है या पुश करता है। तो इफेक्टिवली मेरा फोर्स ज़्यादा हो गया, मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, वो दूसरा बंदा जो है वो 4 न्यूटन लगा रहा है, तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 न्यूटन से वो बॉडी कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, समझे। अच्छा, तो अब हमने ये कहा कि हमें ये मालूम है कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। तो जब वो ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला फोर्स है R, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो उसको ऊपर खींच रहा है ये वाला फोर्स ज़्यादा है। तो हमने ये कहा कि नेट अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, R माइनस एम जी। R माइनस एम जी। ठीक है, तो जब R माइनस एम जी होगा तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो वो फोर्स कितना होगा, हम ये कहेंगे कि भाई अगर मान लीजिए सिर्फ मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता, सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाता तो शायद एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर स्क्वायर होता, शायद 2 मीटर स्क्वायर होता। अब लेकिन क्या है कि अब 10 न्यूटन का लगा तो रहा हूँ मैं, लेकिन आउटपुट में 6 न्यूटन ही निकल के आ रहा है, क्योंकि 4 न्यूटन का एक बंदा उधर से भी फोर्स लगा रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो गया, 6 न्यूटन। ठीक है, तो 6 न्यूटन की वजह से मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, कुछ कम होगा, कुछ कम होगा। पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब शायद 1 हो या 1.5 हो। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, वो ए है। ठीक है, और उस एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स क्या होगी, उसमें मास मल्टीप्लाई होगी। तो R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। आर माइनस एम जी क्या हो गया, नेट फोर्स। नेट फोर्स और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ गए। तो नेट फोर्स, क्योंकि जो लिफ्ट है, ये जो एलिवेटर है, एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किस फोर्स के साथ जा रहा है ऊपर की तरफ, R माइनस एम जी। R माइनस एम जी, इस फोर्स से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये तो फोर्स हो गया नेट फोर्स, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ द मैन इनटू एक्सेलरेशन। और ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इतना अगर क्लियर है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी किसी भी इंसान का जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है यहाँ पर। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा, ये माइनस एम जी है, इसको इधर ले जाओ। R इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। ये हो गया, तो ये हमारा पहला केस था। So when a lift accelerates upwards, the apparent weight of the man inside it increases. बता दो, वेट बढ़ गया इंसान का कि नहीं बढ़ा? बताओ, बढ़ गया? कैसे बढ़ा? नहीं, नॉर्मली उसका वेट कितना था, जी? अब उसमें कुछ ऐड ही तो हुआ है, तो इसका मतलब अब उसका वेट बढ़ गया। ठीक है, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो इंसान का वेट बढ़ जाता है ना। बस कंडीशन ये है कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे। ठीक,
वो जो बच्चों की फन राइड्स होती हैं उस पर गए हो कभी? ऊपर से झूला नीचे आता है तो पेट में कुछ ऐसा होता है कि गायब हो गया, कुछ सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है, होता है। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तब तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो तब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं डाउनवर्ड। तो जब एक्सेलरेट करते हैं डाउनवर्ड तो लगता है सब खत्म ही हो गया, पता नहीं कहाँ गए, और पेट में अजीब सी गुदगुदी होती है, ठीक है। अच्छा, एक और होता है बड़ा खतरनाक झूला, वो ऊपर भी एक्सेलरेट करवाता है आपको। तो उस दौरान ऐसा लगता है कि अरे क्या हो गया, मुझे इतना वजन हो गया, मेरा खुद ही एहसास होने लगता है कि हम बहुत भारी है। एक झूला होता है, नहीं रोलर कोस्टर नहीं, उसमें तो उल्टी आने लगती है। एक दूसरा होता है, हाँ नहीं मैं बताता हूँ, मुझे नाम नहीं पता उसका। नहीं, वो क्या होता है कि एक ना बड़ी सी बेंच होती है, उस बड़ी सी बेंच पर लाइन से सब लोग बैठे रहते हैं, और वो नीचे से मशीन स्टार्ट होती है और वो बड़ी तेज़ी से ऊपर ले जाती है, बिल्कुल सीधी, और ऊपर ले जाती है तो एक्सेलरेट होती हुई जाती है वो ऊपर, और जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाती छोड़ देता है, और फिर ऐसे आते हैं बड़ी तेज़ी से, तो नीचे आते हैं तब ऐसा लगता है कि हम हैं ही नहीं, हवा में फ्लोट कर रहे हैं, गायब हो गए, और बस मतलब आवाज़ ही निकलती मुँह से बस। तो वो वाली जो चीज़ है, वो वाला केस हम अगला देखेंगे, ये वाला व्हेन द बॉडी या व्हेन द एलिवेटर एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स। तो देखिए सेकंड क्या है, द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब वो नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है ये ज़्यादा है, ठीक है, ये उसको नीचे खींच पा रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा है। तो जो हाँ, तो जो सेकंड केस है, when the lift accelerates downwards mg minus r, ये हमारा क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया, mg minus r इज नेट फोर्स। अगेन फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, माइनस आर इज इक्वल टू एम जी को उधर ले जाओ, माइनस एम जी प्लस एम ए, अब नेगेटिव हटाना है यहाँ से, तो उधर से नेगेटिव कॉमन ले लो, एम जी माइनस एम ए, माइनस से माइनस कैंसिल। तो कहाँ तो वजन सिर्फ एम जी था, और कहाँ क्या हो गया कि एम जी में से एम ए आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो किसी फोर्स में से, यानी कि वजन में से हमने कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमें क्या लगता है कि हमारा वजन कम हो गया है, हल्कापन का एहसास होता है जब कोई भी एलिवेटर ऊपर से नीचे गिरता है, समझ गए। सो व्हेन अ लिफ्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स द अपीरेंट वेट ऑफ अ मैन इनसाइड इट डिक्रीजेस, अपीरेंट वेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। और थर्ड केस वो है जो आप रोज फील करते हैं, ठीक है, कि आपको कुछ अलग या कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि जो लिफ्ट्स हैं यहाँ की वो बहुत नॉर्मली चलती हैं, एक्सेलरेट नहीं करती, एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो सेम स्पीड पर चलती है लिफ्ट्स। देखिएगा, when the lift is at rest or moving with uniform velocity v downward or upward, कि लिफ्ट नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए, वो सेम वेलोसिटी के साथ जो है जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, when acceleration a is equal to 0, the net force on the man is, तो देखिएगा क्या होगा, अब when the lift moves with uniform velocity, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अब हम ये कहें कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, तो सॉरी ऊपर जा रही है तो आर माइनस एम जी, और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो एम जी माइनस आर। इसमें क्या है, नीचे जाए या ऊपर जाए आपकी मर्जी है, वो नीचे जाए या ऊपर जाए वो आपकी मर्जी है। हम ये बोलेंगे कि अगर नीचे जा रही है, सॉरी ऊपर जा रही है, अपवर्ड मोशन, अगर अपवर्ड मोशन की बात करें तो ये आर ज़्यादा होगा एम जी से, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस एम जी, ठीक है, नेट फोर्स हमारा अपवर्ड हो गया, आर माइनस एम जी, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब मास इनटू जीरो एक्सेलरेशन, तो आर माइनस एम जी किसके बराबर हो गया, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, एम जी
आर की वैल्यू क्या आ गई, एम जी के इक्वल आ गई, यानी कि जो एक्चुअल मास है, जो एक्चुअल वेट है, वही अपेरेंट वेट है, ठीक है। तो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। फैन या एसी अभी करो। एक मिनट का चलिए जी, तो इस वाले केस में हो गया अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो यानी कि ये हमारा जो है थर्ड वाला केस, थर्ड वाले केस में हमें कुछ एहसास ही नहीं होगा कि वेट हमारा कम हुआ या ज़्यादा हुआ। अब आ जाओ फोर्थ केस में। फोर्थ केस का मतलब ये है कि अगर लिफ्ट का केबल टूट जाए, अगर लिफ्ट का केबल टूट जाए, लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, ठीक है, तो भगवान ना करे ऐसा हो, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, तो इसमें क्या है, इफ़ द सपोर्टिंग केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो जब लिफ्ट फ्रीली गिरेगी अंडर ग्रेविटी तो आर कितना हो जाएगा, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, फॉल्स फ्रीली, तो जब वो फ्रीली गिरेगी तो उस केस में लिफ्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स में क्या आया था, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, ये था। तो उस केस में जी ही एक्ट करेगा, मतलब ए जो है वो जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब लिफ्ट फॉल्स फ्रीली तो ए इज इक्वल टू जी, ये हो जाएगा, क्योंकि अब उस पर जो लिफ्ट की जो मशीन है, वो लिफ्ट की मशीन का एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, अब जो है अब ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही आपका एक्सेलरेशन है। तो उस केस में आर क्या हो जाएगा, एम इंटू ए की जगह जी डाल दीजिए, तो आर कितना आ गया, 0। और जो रिएक्शन है यही हमको क्या देता है, यही मेज़र है हमारे वेट का। तो इसमें हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारा वज़न ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो यही वो चीज़ है कि जो वो वाला मैंने आपको बताया था, वो वाली जो राइड होती है जिसमें बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाकर एकदम छोड़ देते हैं, ठीक है। हालांकि क्या होता है कि एक लेवल के बाद आकर उसमें जो है वो मैग्नेट लगा रहता है नीचे की तरफ, तो वो मैग्नेट भी लाइक पोल्स वाला लगा रहता है। लाइक पोल समझ रहे हैं कि जैसे रिपेल करता है, जैसे मान लीजिए साउथ पोल है,
है ना, तो साउथ पोल लगा रखा है मैग्नेट का नीचे, और वो जो बेस है उसका उस पर भी साउथ पोल ही रहता है। तो उसमें क्या है कि उसमें ना बहुत धीमा झटका लगता है, ऐसा झटका नहीं लगता कि बिल्कुल मतलब मेटल से मेटल टकरा गया और टूट गया बिल्कुल बुरी तरह से, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो रिपेल करना शुरू करता है, तो बस उतना ही झटका लगता है, बहुत सॉफ्ट सा झटका लगता है, तो पता नहीं लगता कुछ भी। तो आप हाँ, अगर जो ए है वो जी से बड़ा होगा तो अगर ए जो है वो जी से बड़ा हो गया, तो बता दूँगी, जैसे या डाउनवर्ड वाले केस में हम ये बात हैं कि अगर ए जो है वो जी से बड़ा हो गया, तो ए अगर जी से बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव आ जाएगा, रिएक्शन नेगेटिव आ जाएगा। तो रिएक्शन नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि भाई आपका जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड नहीं जा रही है, वो अपवर्ड जा रही है, रिएक्शन अगर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर कभी भी किसी भी केस में मतलब आप ऐसा हो जाए कि मैं जी माइनस ए करने के बजाय मैं ए माइनस जी कर दूँ, तो अगर मान लीजिए मैं ए माइनस जी, नेगेटिव होने का मतलब यही है कि मैं जी माइनस ए ना करके मैं ए माइनस जी कर दूँ, तो अगर मैं उल्टा कर रहा हूँ तो मेरा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आते ही मैं कह दूँगा कि यहाँ डायरेक्शन उल्टी है इसका मतलब वो डाउनवर्ड वो नीचे जा ही नहीं रही थी, वो ऊपर जा रही थी, ठीक है ना, ये होगा। चलिए जी, अब आप देखिएगा, हेंस अ पर्सन व्हेन r इज इक्वल टू 0, हेंस अ पर्सन डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस व्हेन ही फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो जब भी कभी कोई पर्सन ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल फ्रीली नीचे गिरता है, तब उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि उसका वजन ही नहीं है, वेटलेसनेस वाली फीलिंग आती है। ठीक है जी, पेज नंबर 24 पर आ जाइए। ये लिफ्ट वाला, एलिवेटर वाला सभी को क्लियर है? इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो उसमें जी माइनस देंगे ना, तो ओके, हमने ये कहा, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला ही, तो लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है, तो जब हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हम जी को माइनस ही लेंगे, ठीक है, एक्चुअली माइनस लेंगे, इसीलिए आर माइनस एम जी कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि ये जो एक पॉइंट है, हमने कहा कि एक पॉइंट है जहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रही है, एक तो आर है और एक एम जी है जो वेट है। तो अब क्या है कि हम हमेशा ये करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर जितनी भी फोर्सेस हैं सबका सम वो जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक। तो हमने ये कहा कि वो जो सबका सम है वो क्या है, तो मैंने ये बोला कि ये आर ऊपर की तरफ जा रहा है, आर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आर हो गया, ये एम जी नीचे की तरफ है, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, मैंने तो ये कह दिया कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी की वैल्यू माइनस होगी, तो हम ये कहेंगे प्लस एम इंटू माइनस जी, ठीक है। तो वो सॉल्व होकर माइनस एम जी बन जाएगा। दूसरा, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने क्या कर दिया, एम इंटू ए ये कर दिया और इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने इसको, ठीक। और वही काम यहाँ पर हो रहा है कि मैंने ये बोला कि ये बन गया आर माइनस एम जी और प्लस का एम ए इज इक्वल टू 0, ये हमने कर दिया। हमने कहा कि सारे के सारे जो हैं वो हमारा सबका सम जो है वो पॉजिटिव, वो सारा जो कंजर्व है कंजर्व रहेगा, यानी कि सबका जो टोटल है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब लेकिन ये तो इसके हिसाब से गलत आ रहा है, तो इसके हिसाब से गलत आ रहा है, तो ये हमारा एम ए क्यों लिया हमने। तो इसमें हमें क्या करना होता है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब भी कभी यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें काम कर रही हैं कि जैसे हमने एक स्टोन को लिया और नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो जब हम स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमने एक फोर्स लगाया उसमें एक फोर्स लगा, उस फोर्स से हमने उसको ऊपर फेंका। तो अब जो एक्सेलरेशन है उसका, वो एक्सेलरेशन एक्चुअल में एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि उसमें अब कोई ऐसा नहीं है कि हमने जो पत्थर फेंका ऊपर तो उस पत्थर में कोई मोटर या कोई इंजन लगा हुआ है जो उसको बराबर एक्सेलरेशन देता रहेगा। हमने कहा कि भाई हमने तो फ्रीली रिलीज कर दिया, अब ग्रेविटी पर छोड़ दिया हमने सब कुछ। तो होता क्या है कि जब हम पत्थर को किसी नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच कर वो 0 हो जाती है उसकी स्पीड। तो वो स्पीड 0 क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो रिटार्डेशन है। तो इसलिए इस केस में ए को हम माइनस जी ले लेते हैं अपवर्ड मोशन के केस में, यानी कि अपवर्ड एक्चुअली थ्रोइंग के केस में। और यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ अपवर्ड मोशन, तो इसका मतलब यहाँ पर कंटिन्यूसली वो जो लिफ्ट है ना, वो लिफ्ट की जो मोटर है, जो भी इंजन उसमें लगा हुआ है, वो कंटिन्यूसली उसको एक्सेलरेट करवा रहा है ऊपर। तो इस वजह से अगर ये वाला फंडा मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो यहाँ पर ऐसी गलती आएगी जैसे यहाँ पर होगी। तो इसमें कोई भी गलती ना आए, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आप सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन देख लो
ये फोर्स कहाँ कहाँ पर एक्ट कर रही है। तो हमने ये कहा कि फोर्स, इंजेक्शन फोर्स तो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, तो जो चीज़ ऊपर होती है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमने ये कहा कि आर तो पॉजिटिव हो रही है, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो इस एम को मैंने नेगेटिव ले लिया, आर माइनस एम जी, मतलब ओवरऑल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये नेट फोर्स हो गई। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा कि इसका जो मास है, इस पूरे सिस्टम का मास इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है इज इक्वल टू एम। ये चीज़ इस तरह से याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो किसी इंजन से या मोटर से कनेक्टेड नहीं है, तो वो ग्रेविटी ही उस पर एक्ट कर रही है, तो उस केस में वो माइनस जी लेंगे। समझ गए होंगे शायद दोनों में डिफरेंस, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ। ये लिफ्ट वाला सभी को क्लियर है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे जो है अगला टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। शायद आप लोगों ने 9th में कर रखा होगा, नहीं करा होगा तो मैं अब समझा दूँ। ये वो है क्या जो ऐसे कि वो बॉल्स लगी हुई रहती है? हाँ हाँ, वही वाली चीज़ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वो वाली चीज़। Law of conservation of momentum, linear momentum. When no external force acts on a system of several interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved. When no external force, जब कभी भी कोई external force किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का मतलब जो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो अगर कोई दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है, तो हम ये कहेंगे द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। द टोटल लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी 2, 3, 4, 5 या 10 पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो उनका अगर मान लीजिए मेरे को सारा का सारा मोमेंटा का मतलब होता है मोमेंटम का प्लूरल फॉर्म को मोमेंटा बोल देते हैं, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये तो जानते हैं मोमेंटम नहीं, अच्छा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में टक्कर लग रही है उनकी, फॉर एग्जांपल जैसे कैरम बोर्ड है, तो कैरम बोर्ड में हमने स्ट्राइकर से स्ट्राइक करा, तो जितनी भी उसकी बहुत सारे जो कॉइन्स थे, जो गीटियाँ थी, वो सब आपस में टकराई, ठीक है। तो वो सब जब आपस में टकराती हैं तो हम ये कहेंगे कि ये सारी बॉडीज़ कौन सी है, ये इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हैं या कोलाइडिंग बॉडीज़ हैं जो आपस में टकरा रही हैं। तो इनका सबका मोमेंटम निकाला जाएगा, टकराने से पहले वाला, ठीक है, और टकराने के बाद वाला मोमेंटम निकाला जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। और मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि बिफोर कोलिजन वाले मोमेंटम्स का सम और आफ्टर कोलिजन वाले मोमेंटम्स का सबका सम वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे। नोट देखिएगा, ये है डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो दो तरीके हैं इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, एक होता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम by Newton's second law of motion. By Newton's second law of motion. तो देखिए, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो कंसिडर
An isolated system, a system on which no external force acts, of n particles. Suppose the n particles have masses m1, m2, m3 till mn and are moving with velocities v1, v2, v3 till vn respectively. Then total linear momentum of the system is, तो total linear momentum जो है वो सिस्टम का कैसे निकलेगा? हमने ये कहा कि हमारे पास कुछ बॉडीज़ हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, n बॉडीज़ हैं, तो n बॉडीज़ जो हैं उनका जो मास है हमने कितना ले लिया, m1, m2, m3 till mn. ऐसे ही इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो कितनी ले ली, v1, v2, हाँ इक्विलिब्रियम सब कुछ हो रहा है। इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि उस पर उनके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए एक बॉल आई और एक दूसरी बॉल आई, तो वो दोनों बॉल्स आपस में टकरा रही हैं, मतलब पहली बॉल दूसरी बॉल पर फोर्स लगा रही है, दूसरी बॉल पहली बॉल पर फोर्स लगा रही है। इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हवा चल रही है और हवा चलकर ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो बाहर से कोई तीसरी कोई फोर्स नहीं है, वो आपस में ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही है। तो ये मासेस हो गए, ये वेलोसिटीज हो गई। अब हमको सारा जितना भी मोमेंटम है, पूरे मोमेंटम का सम निकालना है, टोटल। तो वो टोटल क्या हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, m3 v3 वेक्टर और लास्ट में mn vn वेक्टर। ठीक है, तो ये सारा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम p वेक्टर को ये बोल सकते हैं p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस pn वेक्टर। तो ये हमारा टोटल मोमेंटम हो गया। ठीक है, इतनी बॉडीज का, n बॉडीज का टोटल मोमेंटम ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा, इफ f वेक्टर इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अगर न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है, इफ f वेक्टर इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, then according to Newton's second law, f vector is equal to dp vector by dt। यही देखा था हमने, applied force is always equal to the rate of change of linear momentum। ठीक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। ठीक है, लेकिन जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हमने ये कहा था, यहाँ पर शुरुआत में ही कह दिया था, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कितनी होती है, होती ही नहीं है, जीरो होती है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम for an isolated system, f vector is equal to 0, therefore dp vector by dt, जब f vector 0 हो गया तो dp vector by dt 0 हो गया। ठीक है, अच्छा dp vector by dt का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किस चीज़ का डिफरेंशियल 0 के बराबर होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब p वेक्टर का जो डिफरेंशियल कर रहा हूँ, p वेक्टर इज कांस्टेंट। समझ गए भाई, जब हम डिफरेंशियल करते हैं किसी भी चीज़ का, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल ही तो 0 होता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, therefore p vector is equal to constant, p vector constant हो गया, तो मतलब p1 वेक्टर
प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर टिल Pn वेक्टर, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि एक सिस्टम है उसमें एक पार्टिकल हो, 2 हो, 5 हो या 10 पार्टिकल, ठीक है, अरे देर बच जाना, तो कितने भी पार्टिकल्स हों उनके जितने भी मोमेंटम हैं वो सारे मोमेंटम को अगर हम ऐड कर दें, उनका सम निकाल दें तो दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये है मोमेंटम, इनका सबका सम ये कांस्टेंट आ गया। Thus, in the absence of any external force, the total linear momentum of the system is constant. This is the law of conservation of linear momentum. ठीक है, देखिएगा ये पेज नंबर 25 पर है। हम बता दीजिए भाई, सभी बच्चों को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दीजिए। हाँ जी सर, आ गया सर। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखिएगा अगला देखते हैं। फिर से मेरे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही मेरे को प्रूव करना है, लेकिन अब हमको यूज़ करना है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर टू बॉडीज A and B of masses m1 and m2 मूविंग इन द सेम डायरेक्शन along a straight line with velocities u1 and u2, ठीक है। कंजर्वेशन of linear momentum, conservation of linear momentum by Newton's third law of motion। तो एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट A, एक है ऑब्जेक्ट B। ऑब्जेक्ट A का मास है m1, ऑब्जेक्ट B का मास है m2। A की वेलोसिटी है u1, B की वेलोसिटी है u2। तो ये वाला जो केस है ये है बिफोर कोलिजन वाला, मतलब अभी तक टकराव हुआ नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा, अब टकराव हो जाएगा। तो A और B ये है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब क्या है कि ये जो B पर लगने वाला फोर्स है उसको कहेंगे FB, और किसकी वजह से लग रहा है, A की वजह से लग रहा है, तो उसको बोलेंगे FBA। सही है भाई, B पर लग रहा है फोर्स और किसकी वजह से लग रहा है, A की वजह से लग रहा है, तो उसको बोलेंगे FBA। ठीक, इसके बाद BA पर फोर्स लगा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इस पर लग रहा है फोर्स, A पर लग रहा है, तो इसको बोलेंगे A, और किसकी वजह से लग रहा है, B की वजह से लग रहा है, तो उसको बोलेंगे B। तो जिस पर फोर्स लगता है वो वाला जो अल्फाबेट है वो पहले लिखा जाता है, जिसकी वजह से लगता है वो बाद में लिखा जाता है। तो ये हो गया। तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस है हमारा ड्यूरिंग कोलिजन का। ड्यूरिंग कोलिजन, इसके बाद देखेंगे आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद क्या होगा। टकराने के बाद क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट A जो है इसका वेलोसिटी हो गया v1, और जो B है उसकी वेलोसिटी हो गई v2। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, m1 m2। इसको बोलेंगे हम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद, ठीक है। So during collision, the body A exerts a force FBA on body B from Newton's third law. The body B also exerts a force FAB on body A, such that, अब हम ये जानते हैं कि ये जो FAB है, हाँ, is equal to minus FBA, यानी कि for every action there is an equal and opposite reaction
ठीक है, तो एफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए वैक्टर। ये हो गया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 फिर हम करेंगे इम्पल्स निकालेंगे एफ ए बी वैक्टर का। तो इम्पल्स ऑफ पेज नंबर 26 पर आ गए हैं हम। इम्पल्स ऑफ एफ ए बी वैक्टर, इम्पल्स कैसे निकाला जाता है? फोर्स जो है, फोर्स में टाइम ड्यूरेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इम्पल्स एक चीज और है जिसके इक्वल होता है, क्या? चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल सही। तो एफ ए बी वैक्टर टू डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम के लिए, बस जरा से टाइम के लिए जब बॉडी स्टेबलाइज नहीं, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। अच्छा, अब ये बताएंगे ए क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि एफ ए बी की बात कर रहा हूँ। एफ ए बी का मतलब क्या? फोर्स किस पर लग रही है? ए पर लग रही है। किसकी वजह से लग रही है? बी की वजह से। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, तो मोमेंटम में क्या चेंज आया है? मोमेंटम का चेंज कैसे निकलेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था? एम वी वन, बॉडी ए की बात कर रहे हो तो फाइनल मोमेंटम एम वन वी वन और इनिशियल मोमेंटम एम वन यू वन। तो चेंज क्या आया? एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन। वेक्टर लगाइए और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इम्पल्स ऑफ एफ ए बी। अब क्या करेंगे? इम्पल्स ऑफ एफ बी ए, कैसे निकालेंगे? एफ बी ए वेक्टर डॉट डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, क्योंकि फोर्स किस पर लग रही है? बी पर लग रही है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो मोमेंट बी के मोमेंटम में क्या चेंज हुआ? बी की फाइनल मोमेंटम क्या है? m2 v2, बी का इनिशियल मोमेंटम क्या है? m2 u2, तो m2 v2 माइनस m2 u2। इसको बोल दिए वेक्टर, हाँ वेक्टर। हाँ वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या आया? m2 v2 माइनस m2 u2। अब हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 की बात करेंगे तो एफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए वैक्टर। हमने देखा था, दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ ए बी वैक्टर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए वैक्टर इंटू डेल्टा टी। एफ ए बी वैक्टर इंटू डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं, m1 v1 माइनस m1 u1। और ये m2 v2 माइनस m2 u2, माइनस लगाएंगे बाहर। ठीक है, ये हो गया। अब m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ये हो गया। तो जब हम बात करते हैं ना इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो ये होता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन वाला टोटल मोमेंटम क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। वो m1 u1 और m2 u2 वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, तो m1 u1 तो ये रहा माइनस m1 u1 और m2 u2 को इधर ले आओगे, क्या हो जाएगा?
माइनस m2 u2, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, तो m1 v1 और m2 v2 वाली टर्म्स को इधर ले आओ, m1 v1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस m1 v1 और माइनस m2 v2 था ही पहले से, पहले से ही था। नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, इधर से भी नेगेटिव कॉमन ले लिया तो m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो हम ये कहेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बताइए ये सभी को क्लियर है? तो इन दिस वे द टोटल मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। कि कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम था, कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा सेम ही रहेगा, कंजर्व ही रहेगा, ठीक है। दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद उल्टा भी है, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये अगली क्लास में करते हैं, ठीक है ना। आज इतना ही कर लीजिए।